मैं अमिश कुमार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज न्यूज़ 24। आज मैं मौजूद हूँ फैजाबाद में और आज हमारे साथ जुड़ेंगे अखिल भारतीय यादव महापरिषद, एक संगठन है, उसी के एक मेंबर है उदय यादव जी। मैं उनसे कुछ वार्तालाप करूंगा और इनका मैं उस संगठन का मैं पद मैं बता देता हूँ, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री है। इसी संगठन के बारे में और सरकार के बारे में और इस लॉकडाउन के बारे में, पिछले साल का लॉकडाउन के बारे में, कोरोना के बारे में, यही सब के बारे में आज हम इनसे कुछ जानेंगे, कुछ वार्तालाप करेंगे कि क्या इनकी संगठन क्या कर रही है, क्या कुछ ये कर रहे हैं अपने संगठन के लिए, क्या कर रहे हैं, वही सब हम आज जानेंगे इनसे। सबसे पहले उदय जी ये बताइए कि आपका संगठन जो है किन किन मुद्दों पे और जनता के लिए या समाज के लिए क्या क्या कार्य करती है? हमारे संगठन का मुख्य कार्य है कि समाज में जो गरीब वर्ग के लोग और जिनका मतलब जैसे शिक्षा से जुड़ाव नहीं हो पा रहा है, जिनके पास चिकित्सा का अभाव है, जिनके पास मतलब प्रशासनिक अगर मान लीजिए कानूनी अगर किसी तरह की कोई दिक्कत होती है तो इसमें हमारा संगठन उनको सहयोग करती है। क्योंकि हमारे संगठन में दो तरह के लोग होते हैं, एक वैसे लोग होते हैं जो सेवा दे सकते हैं और एक वैसे लोग होते हैं जो सेवा ले सकते हैं। तो सेवा देने वाले लोग सेवा लेने वालों की सहायता करते हैं। हमारे संगठन का मुख्य कार्य यही होता है। जैसा कि हमने पिछले 3 वर्षों से इसमें मैंने एक मुहिम को चलाने का प्रयास किया कि हमारे समाज में जो दहेज का जो प्रथा है, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि यह प्रथा समाप्त नहीं हो सकती है, लेकिन हमने कुछ ऐसी योजनाएं इसमें बनाई है कि यह पूर्ण रूपेण समाप्त हो सकती है। जैसे मान लीजिए कि एक बृहद स्तर पर सरकार या बहुत तरह के एनजीओ या मतलब बहुत तरह की संस्थाएं जो होती है वह सामूहिक विवाह योजनाओं का मतलब गठन करती है और उसमें बहुत सारे लोगों को शादियां कराती है। इस चीज को ग्रामीण स्तर पर लाने का हमने प्रयास किया, लेकिन इस वर्ष मेरा मुहिम था कि किसी न किसी मतलब हमारे अपने क्षेत्र में हमारा जो दुल्हिन बाजार, पालीगंज और विक्रम ब्लॉक जो है, ये तीनों ब्लॉक को मिला करके हम एक जगह पर मतलब दहेज मुक्त विवाह सामूहिक विवाह योजना का मतलब हम शुभारंभ करेंगे ग्रामीण स्तर पे। लेकिन 2020 से जो लॉकडाउन हुआ उसमें हमारा ये मुहिम 2020 में उसका बलि चढ़ गया। उसके बाद हमने सोचा कि 2021 में करेंगे, लेकिन 2021 में भी लॉकडाउन प्रारंभ, जिसके कारण हम नहीं करा था। फिर भी हम अपने समाज में जो मेरा यादव परिवार है, तो अपने यादव परिवार में हमने इस वर्ष 5 शादियां करी जो दहेज मुक्त है। और उन लोगों का मतलब मैंने बहुत अच्छी तरह से संपन्न हुआ इसमें। तो ये मेरा जो उद्देश्य है कि अगर सामाजिक रूप से अगर किया जाए, जैसे समाज में बहुत तरह की दिक्कत होती है, अमीर तबके के लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं क्योंकि उनको दिखावा करना है, उनको दिखाने के लिए उनके पास पैसे पर्याप्त है। लेकिन जो गरीब आदमी वो अपनी शादियों में दिखावा नहीं कर पाता है क्योंकि उसके पास पैसे का अभाव है। तो उस चीज की अभाव को हम लोग पूर्ति कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि सामूहिक अगर हम एक गांव में 10 बेटी का भी विवाह एक स्थल पर सामाजिक रूप से करते हैं, तो पूरा उसके जो डेकोरेशन का मतलब भार होता है वो संगठन उठा लेते हैं। उसमें सभी लोगों को एक जगह पर मतलब लाया जाता है, एक जगह पर उनकी की जाती है, और उसके साथ साथ जिस क्षेत्र में यह कार्य किया जा रहा है उस क्षेत्र के पंचायत स्तर से लेकर के प्रधानमंत्री तक के लोगों को मतलब पदाधिकारियों को आमंत्रित किया जाता है। और आमंत्रित करने का मेरा उद्देश्य होता है क्या कि जिनका हर एक विभाग में, जैसे मान लीजिए कि ब्लॉक में होता है कि हर एक सुकन्या योजना जो होती है विवाह योजना के अंतर्गत उनको 25,000 रुपए देती है, हम वो उनको वहीं पर दिलाने का काम करते हैं। तो मुख्यमंत्री के द्वारा सहायता, मतलब आपके सांसद निधि का सहायता,
विधायक निधि का सहायता, मुखिया के द्वारा सहायता, ये सहायता हम लोग वहां से प्राप्त करके और उसी मतलब जो हमारे नए वर वधू होते हैं मैं उनको प्रदान करने का प्रयास करता हूँ। लेकिन ये समस्या जो है अभी तक बनी हुई है, हम लोग इसको जमीन पर नहीं ला पाए ग्रामीण स्तर पे, क्योंकि लॉकडाउन इसमें बहुत बड़ा मतलब बाधक बना और कोरोना के कारण ऐसा होना नहीं ही चाहिए, क्योंकि कोरोना का भी एक डर है। इसलिए हम लोगों ने इस वर्ष तक इसको स्थगित किया, जो अब अगले वर्ष जैसे प्रभु की माया होगी वैसा होगा। अब इसमें आपको बतलाते चले कि हमारा संगठन जो है वह शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करती है। जैसे अभी हमारे आपके बिहार में 11 ऐसे विद्यालय खुले हुए जो इस संस्था के अंतर्गत कार्य करते हैं। उसमें करता है क्या कि जो गरीब समाज के लोग होते हैं उनके मतलब जो विद्यालय का जो फी होता है वह उनके लेवल के अनुसार लिया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई अत्यंत निर्धन है, देने मतलब शुल्क देने में सक्षम नहीं है, तो उनके छात्रों को मतलब निःशुल्क सेवा दी जाती है। और जो लोग देने माने वैसे भी लोग हैं जो कुछ तो दे सकते हैं लेकिन पूर्णतः फी देने में सक्षम नहीं होते हैं, तो उनको मतलब फी में कटौती कर दी जाती है ताकि वे व्यवस्थित रूप से पढ़ सके। क्योंकि मेरा केवल उद्देश्य है कि किसी को पढ़ाई में फी का समस्या ना आए। मैं उसी के अंतर्गत सैदाबाद में भी एक कोचिंग चलाता था, जिसको आप देख रहे हैं यहाँ की व्यवस्थाएं मतलब उसी के अनुकूल है। तो यहाँ पर भी मैंने वही किया कि जो लोग सक्षम हैं वे कुछ देते थे और जो लोग सक्षम नहीं हैं उनको मैंने निःशुल्क रखा था, और उनके लिए मैंने किसी तरह की कोई दिक्कत न हो, और इसी व्यवस्था को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। क्या वे जो आप संगठन के माध्यम से जो स्कूल बताया है उसमें केवल आपके जाति यादव लोग ही केवल पढ़ाई का लाभ उठाते हैं या अदर कास्ट भी लोग लाभ उठाते हैं पढ़ाई का? इसमें जाति का कोई, हाँ, विद्यालय जो है, विद्यालय के जो संस्थापक हैं वे हमारे मेंबर, विद्यालय के संस्थापक मेरे मेंबर हैं और वे मेंबर हमारे हैं। इसलिए मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, हम लोगों मैंने पूरी संस्था ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप ऐसा कीजिए कि चाहे वह किसी भी तरह का छात्र हो, किसी भी वर्ग से आता हो, अगर वह निर्धन है तो उसकी सहायता। और जो आपकी संगठन जो कार्य कर रही है सामाजिक सामूहिक विवाह बताएं आप, तो क्या ये सब आपकी यादव लोग का ही होगा या अदर कास्ट का भी? इसमें तो सभी लोगों का होगा ना, यही तो मैं बात बतला रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कि मैं सक्षम व्यक्ति हूँ, मैं अगर अपनी बेटी का विवाह कर रहा हूँ तो उसमें मैं अपने सांसद को, बड़े बड़े लोगों को मैं उसमें आमंत्रित करा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास किस तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन हमारे समाज में जो एक नाई है, धोबी है, डोम है, चमार है, मतलब या गरीब है, तो वो तो इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं करा पाएगा, वो बहुत बड़ा डेकोरेट नहीं कर पाएगा। तो सामूहिक विवाह योजना में यही लाभ होता है कि उसमें हमारे समाज के सभी लोग, सभी मतलब किसी की भी बेटी हो वो हमारी बेटी हो जाती है। और उन लोगों को हम जब इस तरह के विवाह कराते हैं तो उस जैसे मान लीजिए कि एक दिखावापन भी होता है कि बड़े घर की बहुएं कहती हैं कि मेरी शादी में मुख्यमंत्री आए थे, लेकिन एक वहीं पर मुसहर की बेटी है, वो क्या कर सकती है, उसके पास तो कुछ नहीं होता है। लेकिन हमारे विवाह योजना के अंतर्गत अगर उसकी शादी होती है, अगर वो उस सामाजिक विवाह योजना के अंतर्गत शादी होती है, उसमें सभी लोग आमंत्रित होते हैं, तो वो भी कह सकती है ना कि मेरे विवाह में प्रधानमंत्री आए, हमारे विवाह में सांसद महोदय आए। इसलिए मैं ये व्यवस्था इसीलिए करना चाहता हूँ ताकि गरीब वर्ग जो कोई भी हो, चाहे वो किसी भी वर्ग का गरीब हो, हम उसे शामिल करते हैं। संगठन जो है आपकी कितने वर्षों से ये चल रही है संगठन? हमारा संगठन जो है ये मतलब आपको बता रहे हैं कि 1860 से ही है लागू। इसमें एक राजस्थान के दूलाराव जी थे, उन्होंने इस संगठन का मतलब स्थापना किया था। उसमें मतलब 1858 की जो क्रांति हुई थी अंग्रेजों के साथ, उस समय किए थे। तो उस समय उन्होंने इस संस्था का स्थापना इसलिए किया था कि अंग्रेजों के द्वारा जो हताहत लोग हो रहे थे इधर उधर, मतलब उन लोगों को मारा काटा जा रहा था, जमींदार लोगों को भी उसके निस्तनाबूद किया जा रहा था, उस समय ही इसको किया गया था। बाद में आकर के इसमें हुआ क्या कि जब फूलाराव की मृत्यु हो गई तो ये संगठन सुसुप्त पड़ गया, और इसमें जो प्रमुख लोग थे
वे आपस में कि इसका अध्यक्ष कौन रहेगा, इसमें करते हुए फिर इसका वितरण हो गया, यह कई भागों में बट गया। इसका वही एक मूल आप देखे होंगे, यादव महासभा, इसी का मतलब खंड है, लेकिन यह मूल संस्था है। और इसको फिर हमारे एक लखनऊ क्षेत्र, उत्तर प्रदेश क्षेत्र के हमारे अध्यक्ष हैं डॉक्टर त्रिमल सिंह यादव, उन्होंने इसको पुनर्जीवित किया और पुनर्जीवित करके आज इसको संपूर्ण भारत में इसको प्रसारित करने का काम। और संगठन के बारे में इनसे जान गए, और ये एक संस्था है, सामाजिक कार्य करती है। अब इनसे जानेंगे, ये अपना कोचिंग भी चलाते हैं, तो कोचिंग के मुद्दा पे जाते हैं। इस लॉकडाउन में संजय जी बताइएगा, उदय जी, कि इस लॉकडाउन में जो ऑनलाइन क्लास चलती है, क्या उससे बच्चे पढ़ पाते हैं कि नहीं? देखिए, यह जो योजना है ऑनलाइन योजना पढ़ाने का, यह है सबसे बेकार योजना। मैं इसको कभी लागू नहीं करता। खुद मेरा बच्चा है, ऑनलाइन क्लास के नाम पर मैंने उसे एक मोबाइल प्रोवाइड किया जो मात्र अभी 12 साल का। तो हमने देखा था कि वो क्लास करने से ज्यादा उस पर वह गेम करना सीख गया। उस पर मतलब बहुत सारा मिलता है, कौन रेस करके बहुत तरह के मतलब गेम्स खेलना वो शुरू कर दिया। फिर मैंने उसको कहा था कि मैं तुम्हें स्वयं पढ़ाऊंगा, लेकिन ये मोबाइल से पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो यह ऑनलाइन व्यवस्था जो है, मैं कहना चाहता हूं कि मैं अपने लड़कों के साथ जुड़ा हुआ हूं, मैं रात दिन लड़कों के साथ, तो जो हमारे साथ प्रत्यक्ष जो क्लास में बलपूर्वक पढ़ाने पर नहीं पढ़ रहा है, वो ऑनलाइन क्या पढ़ेगा? ऑनलाइन वही लोग पढ़ सकते हैं जिनको पढ़ने की अपना ललक, अपनी जिज्ञासा हो और समझदार वे स्वयं, वही पढ़ सकते हैं ऑनलाइन, नहीं तो बच्चे इससे नहीं पढ़ सकते। ऐसी व्यवस्थाएं बेकार। उदय जी, आज के डेट में मैं बात करूं, बिहार में तो शिक्षा स्तर कहां तक चल गिर गया है? देखिए सर, मैं सरकार की भर्त्सना करता हूं। मैं आपको बतला दूं, मैं हिंदी का एक प्रोफेसर हूं। हिंदी और संस्कृत मेरी भाषा है। मैं इसी भाषा का मतलब विद्वान हूँ, या जो भी कहें, मैं इसी भाषा का विद्यार्थी हूँ। तो मैंने इस चीज को देखा है कि सरकार जिस समय, देखिए, एक मैं इसमें थोड़ा सा ऐतिहासिक रूप से मैं आपको जोड़ना चाहता हूँ कि जिस समय हमारा देश आजाद हुआ था, तो इसको भारत को मुक्त करके जो पदाधिकारी बाहर गए, तो उन्होंने जो चीज कहा था कि इसमें उन्होंने क्या किया था कि मेकाले शिक्षा नीति जो अभी चल रही है, जिसमें क्या बतलाया जा रहा है कि हिंदी जो है, हिंदी समाप्त होती जा रही है, संस्कृत गौण हो चुकी है, जो कि हमारी एक संस्कृति देने वाली विषय है, हमें संस्कार देने वाली विषय है। और इसके जगह पर अंग्रेजों की भाषा हमें मिल गई है, थोप दी गई है। हर व्यक्ति के मन में यही बात होता है कि मेरा बेटा अंग्रेजी में बोले, लेकिन वह अंग्रेजी बोल नहीं पाता। आज हमारे सैकड़ों विद्यार्थी, मैं स्वयं सीबीएसई विद्यालय में एक शिक्षक हूँ, तो मैंने उसमें से पढ़ करके बाहर जाने वाले जो हमारे छात्र होते हैं, तो वे जब मैट्रिक करके इंटर में जाते हैं, कदाचित मुझे मिल जाते हैं, तो मैं उनसे पूछता हूँ हालचाल कि बेटा आप क्या कर रहे हो? तो वे कहते हैं कि सर मैंने मगध विश्वविद्यालय में एडमिशन करा लिया, पटना विश्वविद्यालय में एडमिशन करा लिया। हम बोलते हैं उनको कि तुमने सीबीएसई से पढ़ा, तो फिर यह इसमें क्यों चला गया? तो वे बतलाते हैं कि सर इसमें थोड़ा हमको इजी पड़ता है। तो देखिए, आगे चल के उनको तो अंग्रेजी भाषा छोड़नी पड़ रही है, हिंदी भाषा में उनको आनी पड़ रही है, हिंदी विद्यालयों में आना पड़ रहा है। तो इसमें हमारा कहना होता है कि भाषा का ज्ञान बहुत जरूरी है। अंग्रेजी हमें बहुत अच्छी तरह से सीखनी चाहिए, उसमें हमें विद्वान होना चाहिए, लेकिन सीधा अपनी मातृभाषा को गौण करके दूसरी भाषा को अपनाना, यह गलत होता है। यह आप मान सकते। अब आप आगे। ये जो लॉकडाउन लगी हुई है, क्या लॉकडाउन सभी चीजों के लिए लगनी चाहिए, या केवल संस्था हो, मंदिर हो, या शिक्षा स्तर पे हो? क्योंकि पिछले साल भी लॉकडाउन जो लगा था, तो सारा चीज खुल चुका था, लेकिन शिक्षा स्तर नहीं खुला था। हाँ, देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि आज जैसे देखिए, सरकार को चाहिए कि मतलब शिक्षा का कोई वैकल्पिक व्यवस्था उसे करनी चाहिए, वैसी व्यवस्था कि जिससे हम कोरोना से भी मुक्त रहे और बच्चे हमारी शिक्षा से भी जुड़े रहे।
ऐसा करना चाहिए। पिछले साल और इस साल भी मार्च के समय में जब सेशन स्टार्ट होती है पढ़ाई लिखाई की, उस समय लॉकडाउन लगा था। फिर से इसी साल उसी समय लॉकडाउन लगा, मार्च अप्रैल में कोविड आ गया। सरकार बोलती है कि गर्मी के सीजन में आपके शरीर में टेम्परेचर हाई रहेगा तो कोरोना नहीं होगा। पिछले साल सरकार का यही गाइडलाइन था कि आप फिट रहेंगे, लेकिन ठंडी के दिन में कोरोना सरकार के नजर से खत्म हो जाती है, चुनाव प्रचार ये सब करने लगती है। फिर गर्मी आती है तो सरकार को नजर आ जाती है। तो क्या गर्मी में ही केवल लॉकडाउन लगनी चाहिए कि ठंडी में भी? देखिए, लॉकडाउन तो मतलब कोरोना के स्तर से होना चाहिए, जबकि इसे ऐसा देखा गया है कि देहाती तबके के क्षेत्र में, इधर के क्षेत्र में कोरोना का उतना विशेष प्रभाव नहीं होता है। तो हमारा कहना है कि लॉकडाउन जब जरूरत आवश्यक हो, जैसे मान लीजिए कि पिछले कुछ दिनों में हुआ था कि बहुत ज्यादा मरीज आ रहे थे, और उस तरह का अगर होता है तो लॉकडाउन होना चाहिए। लेकिन लॉकडाउन के समाप्ति के बाद, जैसे मान के चलिए हमारे घरों में भी बच्चे हम लोगों के साथ रहते हैं, विद्यालय में भी विद्यालय एक परिवार की तरह होता है। विद्यालय में भी तो सरकार को ऐसा चाहिए था कि लॉकडाउन जब आवश्यक हो तभी यह लॉकडाउन होना चाहिए। दूसरी बात है क्या कि इसका एक स्तर होना चाहिए, कि लिमिट होना चाहिए कि हम कहाँ पर कैसे क्या कर सकते, समझ गए।